मेगास्पोरेंजेसिस नहीं, पूरा पढ़े, वहाँ तक ही पढ़े ना। वो हुआ था वहाँ से। अभी हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। नहीं हुआ अपना, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis to form linear tetrad of haploid cells, that is megaspore. Upper 3 megaspore about and lowest one towards center of nucleus remain functional. It acts as the first cell of female gametophyte. Generally, one megaspore towards center is functional megaspore. It is in fact the first cell of female gametophyte. अभी देखो, फर्स्ट फीमेल किसको बोला गया फीमेल गैमेटोफाइट की? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? जो सेंटर में है, न्यूक्लियस की तरफ जो सेंटर में है, वो सिर्फ वर्किंग है, वो काम करता है। इट इज़ इनफैक्ट द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो पहला सेल होता है फीमेल गैमेटोफाइट का। अभी हम देख रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट बनता कैसे, तो पहला सेल जो है वो सिर्फ अभी हमने देखे। इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, दस टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म। 3 बार वो माइटोटिक डिवीजन के लिए जाते हैं। तो कितने फॉर्म होते हैं न्यूक्लियाई? 8। 3 बार जाते हैं, एक बार में 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 का डबल 4 का उसका भी डबल। दस टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल। One nucleus from each pole migrate towards center and are called polar nuclei. अभी 4 जो है, पूरे टोटल 8 है, 4 चारों पोल की तरफ होते हैं और वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? पोलर न्यूक्लियाई। 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड माइक्रो पाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूट एग apparatus. It consists of large central haploid egg cell and 2 supporting haploid synergid cells. Synergid show hair-like projection called filiform apparatus which guide the pollen tube towards the egg. Antipodal cells are group of 3 cells present at the chalazal end. The 2 haploid polar nuclei of large central cell fuse to form diploid secondary nucleus or definitive nucleus just prior to fertilization. The 7-celled and 8 nucleated structure is called an embryo sac. दिस मैथड पिक में सेसिस पढ़ते, मैं पहले पढ़ लूँ, पिक में समझ लेते हैं। दिस मैथड ऑफ एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज डिस्क्राइब्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इन एंजियोस्पर्म द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस, दैट इज विद इन द मेगास्पोर. फीमेल गैमेटोफाइट इज कलरलेस, एंडोस्पोरिक एंड आर कंसील्ड इन ओव्यूल एनक्लोज्ड बाय ओवरी. अभी इसकी पिक देखो, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? पहले एक मेगास्पोर है, मदर सेल है जो डिप्लॉयड है, उसके बाद उसका मियोसिस हुआ, डिप्लॉयड मतलब 2 थी, उसका वो 4 हो गया। उसके बाद डीजेनरेटेड सेल, उसके अंदर से सेल्स जो है वो निकले, मेगास्पोर और एम्ब्रियो सेक, ग्रोथ नरिश्ड न्यूक्लियस। आगे देखते जाओ, 3 बार होता है ना मियोसिस। फर्स्ट स्टेप मियोसिस का कितने बने न्यूक्लियस? 2 बने। उसके बाद दूसरे स्टेप में 4 बने, फिर तीसरे स्टेप में 8 बने। जो 3 है एंटीपोडल सेल है, दिख रहे, ऊपर पोल्स की तरफ है 3 और 3 नीचे, 2 सिनर्जिड सेल्स जो सेंटर की तरफ, हमने देखे थे ना इसमें, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? पोलर न्यूक्लियाई। फिर न्यूक्लियर फिजन हुआ, मैच्योर एम्ब्रियो सेक फीमेल गैमेटोफाइट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, 7 न्यूक्लियर प्रेजेंट, 6 आर हैप्लॉइड, 1 इज डिप्लॉयड। इसमें तुमको टोटल जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक बना है उसमें कितने दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस? गिनो, मैच्योर वाले में लास्ट स्टेज उसकी कितने दिखाई दे रहे हैं तुमको न्यूक्लियस? 7। हाँ, तो उसमें से क्या दिया हुआ है? 6 हैप्लॉइड है और उसमें से 1 सिर्फ डिप्लॉयड है। 6 जो है ऊपर नीचे सिंगल है, हैप्लॉइड है, और जो बीच वाला सिर्फ 1 है वो डिप्लॉयड है। तो पूरे हो गए ना 8, फिर 6, 7 और वो 1, 8। उसके बाद पॉलिनेशन, pollen grains being non-motile, angiosperm have नहीं 1 मिनट, अभी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है?
एंडोस्पोरस क्या है? मोनोस्पोरिक मतलब the method of embryo sac development from single megaspore is called as monosporic. ओके। मेगास्पोर से जो एम्ब्रायो सेक जो डेवलप हुआ उस मेथड को। और एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट एंडोपोरस होता है, यानी मेगास्पोर के अंदर होता है। फीमेल गैमेटोफाइट कैसी होती है? कलरलेस होती है, एंडोस्पोरिक एंड कंसील्ड इन ओव्यूल एनक्लोज बाय ओवरी, ओवरी के अंदर होती है। देन पॉलिनेशन, pollen grain being non-motile angiosperm have evolved the strategy to use an abiotic agent, wind, water, and biotic agent bird, insects, snails to their flowers, feeding the visitors and exploiting their mobility for pollination and also seed dispersion. अभी इसमें से बायोटिक एजेंट और अबायोटिक एजेंट क्या है? हमने कल देखे थे फूल के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स होते, तो अबायोटिक एजेंट से कैसे फैलते, दूसरी जगह झाड़ कैसे उगते? तेजस, सोने का नहीं। अबायोटिक एजेंट क्या है पहले तो बताओ। अबायोटिक एजेंट कौन से हैं? जो बायोटिक नहीं, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। हाँ, तो कौन से है वो? बर्ड्स, इंसेक्ट्स। अबायोटिक, ओके, अबायोटिक। यस। तुम भी हो। नेचर। हवा और पानी अबायोटिक है। उसके बाद बायोटिक में क्या आता है? बायोटिक में पॉलिनेशन में जो हेल्प करते हैं, बर्ड्स, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स में सब आ गया। ठीक है। pollen grain are non-motile and they are usually carried from flower to flower by mean of external agent. pollen grain जो होते हैं मोटाइल नहीं होते, एक फूल से दूसरे फूल पर जाते रहते हैं बायोटिक और अबायोटिक एजेंट की हेल्प से। देन पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अभी वो फ्लावर वाली पिक निकालो। पॉलिनेशन किसका नाम है? पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ pollen ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये होता है पॉलिनेशन। अभी ट्रांसफ़र करने के लिए पहले अपने को pollen ग्रेन चाहिए, तो pollen ग्रेन आ गए बायोटिक या अबायोटिक वेस्ट से अपने पास। उसके बाद एंथर से स्टिग्मा तक वो pollen ग्रेन जो जाता है उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। इट इज़ दी प्री-रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। और हमने पढ़े पहले ही कि वो मोटाइल नहीं होते, जो भी पॉलेंस आते हैं वो मोटाइल नहीं होते, और ना फीमेल गैमेट मोटाइल है ना मेल गैमेट मोटाइल है। मोर ओवर गैमेट्स आर प्रोड्यूस एट 2 डिफरेंट साइट्स, 2 अलग अलग साइट पे गैमेट्स प्रोड्यूस होते मोटाइल होने के लिए। उसके बाद का नीचे ना छोटा। सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर्स इन अ सिंगल फ्लावर और 2 फ्लावर ऑन अ सिंगल प्लांट। इट रिजल्ट इन इनब्रीडिंग और सेल्फिंग। In contrast, cross pollination is the transfer of pollen grain from the anther of one flower to stigma of another flower. Different plant of some species. Pollination can be further divided into 3 types on the basis of source of pollination. अभी pollination का source pollen grain कहाँ से आ रहे हैं उसके बेस पर उसको 3 और फर्दर उसको डिवाइड किया गया है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? एक ही फूल पे दोनों गैमेट्स है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, वहाँ पे ही पॉलिनेशन हो रहा है, या एक ही फूल के ऊपर, एक ब्रांच के ऊपर 2 तरह के फूल उग रहे हैं, उन दोनों के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये सेल्फिंग हो गई और सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। दूसरा जो पॉलिनेशन था वो क्या था? हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो दूसरे फूल से अबायोटिक और बायोटिक एजेंट की हेल्प से दूसरे प्लांट पर जाके उसका जो पॉलेंस है वो एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। अभी पहला है ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है सेल्फ पॉलिनेशन? अभी बताइए, बोलो डायरेक्ट। सेम जो फ्लावर सिंगल फ्लावर। हाँ, क्या सिंगल फ्लावर? आगे फ्लावर जिसमें गैमेट्स प्रेजेंट हैं। Autogamy consists of several adaptations in the structure of the flower to facilitate dispersal occur without external pollinating agents. When flowers open to expose its sex organ, it's called plasmonogamous. एक मिनट, अब पहला पॉइंट समझाओ, क्या समझा तुमको? नहीं, बोलो। Flower which use autogamy consists of several adaptations in the structure of the flower to facilitate dispersal. So flower जो autogamy consists करता है, जोर से flower जो autogamy consists करता है, it's several adaptation in structure. It has its several adaptation in structure. इसका structure आपको पता है। और flower to facilitate dispersal. It occurs without external pollination agent. Without external pollinating agents, so वो इधर मतलब वो
सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो उसमें उसने बताया क्या है, और जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें अलग अलग एडेप्शन और चेंजेस आते रहते हैं उसके स्ट्रक्चर में, ताकि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो और फैसिलिटेट हो सके, वो प्रोसेस और अच्छे से अच्छा बन सके। इट अकर्स विदाउट एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट, इसलिए तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। दूसरा पॉइंट तुम समझाओ। When flowers open to expose its sex organs, it is called gasmogamous। मतलब कि जब flowers अपना जो sex organs है उसे open करते हैं तो उसको gasmogamous ऐसा कहा जाता है। ओके, देन Voluntary menses a condition that that's to favor self pollination। मतलब कि वो condition जब कि pollination जो है सेल्फ पॉलिनेशन होती है कब कब? जब होती है, हाँ, कब होती है? पहला सेल्फ पॉलिनेशन जब होती है तो उसे बायसेक्सुअलिटी, होमोगैमी और क्लेस्ट्रोगैमी ये तीन नाम से कहा जाता है। होमोगैमी मीन्स जब एंथर और स्टिग्मा जो फ्लावर के मेचर होते हैं सेम टाइम पर, एंड सेकंड सम फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, सच कंडीशन इज कॉल्ड। ये कंडीशन बताई गई है तीनों जो है सेल्फ पॉलिनेशन की। पहली कंडीशन जब स्टिग्मा और एंथर दोनों भी एक साथ मैच्योर है। दूसरी कंडीशन में फ्लावर ओपन भी नहीं हुआ है और उनका पॉलिनेशन हो गया है। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, तो वो क्या है? क्लेस्ट्रोगैमी। अंडर फ्लावर इन सेम प्लांट्स। आगे Underground flowers in some plants which exhibit clestrogamy are never opened. Example, Commelina bengalensis। और जिसमें क्लेस्ट्रोगैमी होती है वो फ्लावर कभी ओपन नहीं। नहीं होते हैं, उसकी एग्जांपल दी हुई है। आगे Next, plants like Viola, Commelina can produce both casmogamous and clestogamous flowers on the same plant। मतलब कि वायोला, कॉमेलिना जैसे जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों कैस्मोगैमस और क्लेस्ट्रोगैमस, ये दोनों कंडीशन दोनों तरीके से कर सकते हैं। Why do some plant have both casmogamous and clestogamous flowers? सर्च करो, क्यों कुछ प्लांट्स के पास दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, कैस्मोगैमस भी और क्लेस्ट्रोगैमस भी। एक जिसमें के वो ओपन होता ही नहीं है फ्लावर, और एक कंडीशन है जिसमें वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन ओपन करते हैं। सर्च करके बताओ जल्दी। सेम प्लांट में कैस्मोगैमस और क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स क्यों होते हैं? कैस्मोगैमस इसलिए ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, क्योंकि उसमें वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन ओपन करते हैं तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, तभी तो बर्ड आएंगे, उनके ऊपर वो लगेगा, पॉलन ग्रेन्स लगेंगे, दूसरे इस पे जाएंगे, तो इसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और दूसरा क्लेस्ट्रोगैमस इसलिए ताकि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। कितनी बड़ी बात है कि प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है, इसलिए उसके अंदर क्लेस्ट्रोगैमस भी है और कैस्मोगैमस भी। दैट्स इट, ईजी था। गैटोनोगैमी, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ pollen grain to a stigma of a different flower produced on the same plant। सेम प्लांट पे दो अलग अलग टाइप के फ्लावर उगते हैं, जैसे कि हमने देखे इसमें 2 टाइप के फ्लावर है, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करना। इट इज़ फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि एक फूल का जो पॉलन ग्रेन है दूसरे फूल के ऊपर गया, तो ये भी क्या हुआ? हाँ, तो फूटो मुँह से, बोलो कुछ। It involves pollinating agent, but it cannot bring about genetic variation and is only of ecological significance. Example, Cucurbita maxima. It is similar to autogamy as pollen grain come from same plant। क्योंकि सेम ही प्लांट पे 2 तरह के फूल उगते, तो इसके अंदर जो है ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, ज़्यादा एडेप्शन और तरक्की नहीं होती है इसके अंदर। सेल्फ पॉलिनेशन के जैसा ही है ये भी, अपने ही फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रहा है। दोनों फूल एक ही प्लांट के हैं तो अपने ही फ्लावर से पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ये ऑटोगैमी की तरह है। ऑटोगैमी क्या है? तुम भी कुछ बोलो। Xenogamy, cross pollination and outbreeding. It is a type of cross pollination when pollen grain of one flower is deposited on the stigma of a flower of different plant belonging to same species. With the help of pollinating agency, it generates genetically varied offspring। अब इसमें सेम फ्लावर नहीं है, सेम स्पीशीज है लेकिन सेम फ्लावर नहीं है। एक पॉलन दूसरे फ्लावर के पॉलन पे गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे वेरिएशन, ऑफस्प्रिंग जो है इसके आइडेंटिकल नहीं होते, सेम टू सेम प्लांट के जैसे ऑफस्प्रिंग नहीं होते, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है अलग अलग वाले में।
अलग अलग फ्लावर्स में। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिपेंड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स। फ्लावर प्लांट जो है उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे किस पर बेस करता है, पॉलिनेशन पे। जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतने ज़्यादा अपने को फ्लावर्स मिलेंगे। तो जो माली है, जो गार्डनर है, उसके लिए क्या बेस्ट है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? हाँ, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ज़्यादा मिलती है, वैरायटी ज़्यादा मिलती है। वर्चुअली ऑल सीड प्लांट नीड टू बी पॉलिनेटेड। जितने भी सीड वाले प्लांट हैं हर किसी को पॉलिनेशन की ज़रूरत है। विदाउट पॉलिनेशन उनकी जो नस्ल है वो आगे नहीं बढ़ सकती जनरेशन। मोस्ट ऑफ द फूड एंड फाइबर क्रॉप्स ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड डिपेंड अपॉन पॉलिनेटर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब पूरी दुनिया में जितने भी फूड क्रॉप्स उगते हैं वो सब रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन पे डिपेंड करते हैं। द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन हैव बीन ग्रुप इनटू 2 मेन कैटेगरीज। अभी कौन कौन से एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के लिए? 2 ग्रुप बता चुके 2 ग्रुप। हाँ, वही लंबे में बताया गया। अबायोटिक एजेंट में क्या क्या है, बोलते जाओ, आसान है। उसमें क्या आता है नॉन लिविंग थिंग में एजेंट? ओके, बायोटिक मीन्स बायोटिक एजेंट क्या क्या है, बोलो जल्दी जल्दी। बर्ड्स, अरे बाबा, विंड अबायोटिक में आता है। बायोडाइवर्सिटी वाले लिविंग थिंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड पॉलिनेशन बाय विंड। अभी पहले हम देख रहे हैं हवा से कैसे होती है, एनेमोफिली। अभी हवा की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? ये तुम लोग नोटबुक लेकर क्यों नहीं बैठते हो? मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स आर विंड पॉलिनेटेड। दिस इंक्लूडेड wheat, rice, corn, rye, barley and oats. Palms are also wind pollinated. अभी wind pollination से कौन कौन से प्लांट होते हैं उसकी एग्जांपल तुम लोग लिख सकते हो। मैं इतना नहीं लिखो, तुम लोग उसके नीचे 1-2 क्रॉप लिख लो। wheat and rice। एनेमोफिली का, एनेमोफिली के भी नीचे जाएगा वो, उसकी एग्जांपल है। इजी करके लिख लो एनेमोफिली की एग्जांपल। वीट एंड राइस। एडेप्शन इन एनेमोफिलस फ्लावर। अभी इनके अंदर क्या क्या एडेप्शन आया है इन्वायरमेंट के हिसाब से? द फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, कलरलेस, विदाउट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस ओडर। इनके अंदर कलर नहीं होता, कोई नेक्टर नहीं होता, कोई तितलियाँ इस पर आके शहद नहीं बना सकती है। देन इनके अंदर फ्रेग्रेंस भी नहीं होता है। दूसरा है द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट। हल्के होते तभी तो हवा उनको उड़ा के लेके चली जाती है। बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर टू इंक्रीज चेंजेस ऑफ पॉलिनेशन कंसीडरिंग वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में, क्यों हंसी आ रही है आप लोग को? जोक सुना रही हूँ मैं। थर्ड वन है स्टिग्मा इज फेदरी टू ट्रैप पॉलन कैरिड बाय द विंड करेंट्स। अगर स्टिग्मा फेदरी नहीं होगा तो क्या होगा? हवा की मदद से जो भी पॉलन ग्रेन्स आए हैं, पता नहीं, ध्यान देने का ही, हवा की मदद से जो भी पॉलन ग्रेन आए हैं वो जो स्टिग्मा फेदरी है उसकी वजह से उनको कैप्चर कर लेता है। अगर फेदरी नहीं होते तो वो इजीली उड़ के कहीं भी चला जाएगा और पॉलन ग्रेन्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो कौन कौन से 3 एडेप्शन हमने पढ़े अभी? अब मेरे को थोड़ा मज़ा आने लगा है पढ़ाने में बल्कि। अभी हमने कौन से 3 एडेप्शन देखे, फटाफट बोलो अगर तुमको जल्दी जाना है तो। Pollen grains are light in weight. Next, sigma is feathery to trap pollens carried by wind currents. Okay. Stamens are exserted with long filament and versatile anther. Stamen and stigma are exposed to air current. स्टेमन और स्टिग्मा जो होते हैं हवा की वेव्स के, करेंट्स के इसमें खुले हुए रहते हैं ताकि उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन आए वो वहाँ पे चिपक जाए, लग जाए। अभी तुम लोग देखो पॉलिनेशन बाय विंड, मेज जिसको हम मकई बोलते हैं, उसका पॉलिनेशन हवा की मदद से होता है। उसका स्ट्रक्चर देखो। मेल इन्फ्लोरोसेंस को क्या बोला जाता है? Tassel. ओके, Female ईयर। इसके नीचे का ऑलवेज रिमेंबर पढ़ो तेजस। The pollen of wind-pollinated plants are most frequently associated with symptoms of high fever among people those are sensitive to pollens.
It is caused by hypersensitivity to pollen. इसका मतलब क्या है, समझा? The pollens of wind pollinated plants are mostly frequently associated with symptoms of heavy fever. ये जो pollen रहते हैं ना wind pollinated plants के, वो क्या बोला frequently उनको symptoms रहते हैं high fever का. जो भी पॉलन ग्रेन से जिनको सेंसिटिविटी है, पॉलन ग्रेन मतलब हर चीज़ का ये होता है, क्या बोलते हैं, एलर्जी टाइप, तो उनको पॉलन ग्रेन से जो एलर्जी होती है वो सिर्फ जो विंड की वजह से पॉलन ग्रेन्स जाते हैं उन पॉलन ग्रेन से और उन प्लांट के पॉलन ग्रेन से होती है. सेकेंड पॉइंट पढ़िए आप. पॉलिनेशन बाय वाटर. Okay. Pollination by water, hydrophily. Found only in some 30 genera of aquatic monocots, example Talisneria, Zostera, Ceratophyllum, etc. ये जो पॉलिनेशन जो है, जो वाटर के वजह से जो पॉलिनेशन होता है उसे हाइड्रोफिली भी कहते हैं, जिस तरीके से विंड वाले को एनेमोफिली कहते थे. Good. ये पूरे जो 30 एक्वेटिक मोनोकॉट्स जो जेनेरा है उनमें पाए जाते हैं. यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने बताया, वेलिसनेरिया, जोस्टेरा, सेरेटोफाइला, ये कुछ टाइप्स हमें दिए उन 30 जेनेरास में से. एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफिलस फ्लावर्स. इनके कुछ एडेप्शंस दिए गए ये हाइड्रोफिलस फ्लावर्स के. कौन कौन से हैं? फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस. ये जो फ्लावर्स है वो स्मॉल रहते हैं और इनकॉन्स्पिशियस मतलब कि नाजुक कह सकते हैं. नेक्स्ट. पेरेंट एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल, मतलब कि पेरेंट और जो अदर अलग कुछ जो फ्लोरल पार्ट्स जो रहते हैं फ्लावर्स के, जैसे हम लोगों ने उस पिक में देखा था, वो अनवेटेबल मतलब गीले नहीं होते. गीले होते नहीं हैं पानी में रहकर. हाँ. पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज. चिपचिपा जो उस पर मादा होता है, चिपचिपा म्यूसिलेज जो होता है, उसकी वजह से उनके जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और अनवेटेबल, गीले नहीं होते. नेक्स्ट, नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस आर लैकिंग इन फ्लावर्स. और जो नेक्टर यानी कि जो फ्लावर्स की जो अलग उनकी जो सुगंध होती है वो, और जो फ्रेग्रेंस है, दोनों भी इन फ्लावर्स में नहीं होती है. एनेमोफिली के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें भी नेक्टर और फ्रेग्रेंस नहीं होता है. देन दूसरा, हाइड्रोफिली के जो फ्लावर्स है उनमें भी नेक्टर और फ्रेग्रेंस नहीं होते, बहुत कम होते, बहुत कम, ना के बराबर. हाइड्रोफिली इज ऑफ 2 टाइप्स. अभी हाइड्रोफिली के भी 2 टाइप है. फर्स्ट क्या है, पढ़ो. Hypohydrophily. Okay. Pollination occurs below the surface of water. Here the pollen grains are heavier than water, sink down and caught by stigmas of female flowers. Example, in Zostera, seagrass, the pollen grains are long, ribbon-like and without exile. हाँ, अभी बताओ. हाइपोहाइड्रोफिली जो है ये पॉलिनेशन इन फ्लावर्स में, इन टाइप्स में, मतलब जो पॉलिनेशन है वो वाटर के जो सरफेस है उसके बिलो मतलब उसके नीचे होता है. हेयर द पॉलन ग्रेन्स आर हैवियर देन वाटर. यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स है वो वाटर से भी भारी रहते हैं. क्यों? वाटर से उनको वजनी रहना पड़ता है ताकि वो वाटर के नीचे जाकर पॉलिनेशन कर सके. सिंक डाउन एंड कॉट बाय स्टिग्मास ऑफ फीमेल फ्लावर्स. अब जो उनके स्टिग्मा होते हैं वो पॉलन ग्रेन को कैप्चर कर लेते हैं. नेक्स्ट, इसका एग्जांपल हमें बताया इन जोस्टेरा, मतलब कि जो सी ग्रास जिसे सी ग्रास भी कहते हैं, और जोस्टेरा जिसका साइंटिफिक नेम है, तो ये इसका एग्जांपल दिया है. जो पॉलन ग्रेन्स जो है इसके वो लॉन्ग रहते हैं और रिबन लाइक इसमें, हाँ, और एक्साइन नहीं होता. एक्साइन नहीं होता. अब पढ़ो एपिहाइड्रोफिली. जोर से. Epihydrophily. The pollen grains float on the water surface and reach the stigma of female flower. The pollen grains float on the water surface, reach the stigma of female flower. टीचर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे हो जाते हैं. हाँ, 1 मिनट. वो था हाइपोहाइड्रोफिली, ये है एपिहाइड्रोफिली. हाइपो वाला जो था वो वाटर सरफेस के नीचे होता है. एपिहाइड्रोफिली जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर होता है. हाइपो वाले में जो था वाटर मॉलिक्यूल्स से भारी होता है, जो होता है अपना पॉलन ग्रेन, ताकि नीचे जाके पॉलिनेशन हो सके. और एपिहाइड्रोफिली में जो है फिर उसके जो होंगे पॉलन बहुत हल्के होंगे, हैवी वेट के नहीं होंगे. ओके, क्योंकि उसको पानी के ऊपर ही फ्लोट होके वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है फीमेल फ्लावर के. उसकी एग्जांपल क्या है? Vallisneria is a submerged dioecious freshwater aquatic plant in which female flower reach the water surface temporarily to ensure pollination and male flower floats on the surface of the water.
ओके इसमें जो फीमेल फ्लावर है सिर्फ कुछ वक्त के लिए पॉलिनेशन करने के लिए सिर्फ जो है वाटर के सरफेस तक पहुंचते हैं और दूसरी तरफ जो है मेल फ्लावर पहुंचता है और वहाँ से उसका जो पॉलन है आता है फ्लोट होके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर चिपक जाता है और वहाँ से पॉलिनेशन फिर होता है। ओके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। दोनों की जो है ग्रेविटी सेम होती है उनकी पॉलन ग्रेन की और वाटर की, क्योंकि सरफेस के ऊपर ही पॉलिनेशन होना है इसमें, बाहर नहीं जाएगा और अंदर भी नहीं जाएगा। देन दैट इज़ वाई दे फ्लोट ऑन सरफेस वाटर, इस वजह से वो सरफेस वाटर पे फ्लोट कर पाते हैं। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर एनेमोफिलस, एग्जाम्पल पोटेमोजेटॉन एंड हेलोरोगेरिस। कुछ जो प्लांट्स है वो एनेमोफिलस है, उसकी एग्जाम्पल दी हुई है एनेमोफिलस की। देन सम एक्वाटिक प्लांट्स आर एंटोमोफिलस, एग्जाम्पल लोटस, वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली। अभी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये biotic agents, it includes living agents. About 80% of plants require the help of other living moving creatures such as insects, birds, bats, snails to transfer their pollens from one flower to another flower. These also sustain our ecosystem and produce natural resources by helping plant to reproduce. अभी जितने प्लांट हमारे इन्वायरमेंट के लिए अहमियत रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, उतने ही बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बर्ड्स और इंसेक्ट्स नहीं हुए तो प्लांट की जो आबादी है, जनरेशन है, वो बढ़ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि 80% प्लांट जो है हमारा डिपेंड किस पे करता है अपने पॉलिनेशन के लिए? बायोटिक एजेंट्स पे। या बर्ड, इंसेक्ट और बैट्स आएंगे, उनके पॉलेंस को लेकर दूसरी जगह फैलाएंगे, तभी कहीं पर जंगल बनता है, कहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है। तो ये दोनों जो है इक्वल मैनर में हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। फर्स्ट है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, उसको क्या बोला जाता है? इंसेक्ट की हेल्प से जो पॉलिनेशन होता है, हाँ, एंटोमोफिली। इट अकर्स इन रोज, जैस्मीन एंड कैस्ट्रम एट्सेट्रा। लिख लें। एडेप्शन इन एंटोमोफिलस फ्लावर, पढ़ो तेजस। दे आर लार्ज। स्टार्ट। They are large, showy and often brightly colored. The flower produce sweet odor, smell and have nectar glands. अभी हमने पढ़े थे जो अबायोटिक एजेंट की हेल्प से जो फ्लावर उगते हैं उनके इसमें ना नेक्टर होता है ना ही फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन बायोटिक एजेंट की हेल्प से जो फ्लावर आ रहे हैं उनके अंदर नेक्टर भी है और उसके अंदर फ्रेग्रेंस भी है, खुशबू भी होती है और कलरफुल होते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव दिखते हैं, तभी तो आएंगे उसके पास इंसेक्ट्स। अट्रैक्टिव रहेंगे तभी इंसेक्ट्स आएंगे। और जिसके पास फ्रेग्रेंस नहीं थी, नेक्टर नहीं था, उसका किससे पॉलिनेशन हो रहा था? हवा और पानी से। और हवा और पानी को अट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, वो किसी का कलर देखकर, फ्रेग्रेंस देखकर थोड़ी जाते हैं। लेकिन ये जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स है उनको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनका कलर भी कलरफुल होता है, उनके पास फ्रेग्रेंस भी होती है। द फ्लावर प्रोड्यूस स्वीट ऑडर, स्मेल एंड हैव नेक्टर ग्लैंड्स, ये हमने पढ़े। नेक्स्ट, द स्टिग्मा इज The stigma is rough due to presence of hair or is sticky due to nucleogenous suction. The pollen grains are spiny and surrounded by yellow sticky substance called pollen kit. Some plants have special adaptations for insect visitors to help in cross pollination. Example, lever mechanism or turnpipe mechanism in salvia. सल्विया। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्टिग्मा जो होता है रफ क्यों होता है? हमने पहले भी पढ़े हुए। हाँ, और वो हेयर्स क्यों दिए हुए हैं वहाँ पर? नेचर देखो, हेयर क्यों दिए हुए? ताकि जो पॉलिनेशन के लिए जो अपनी पॉलन ग्रेन्स आए हुए वो वहाँ पे चिपक सके। अगर वहाँ पे स्टिग्मा नहीं रहेगा तो वो कहीं भी उड़कर चले जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा बोला है पॉलन ग्रेन्स जो है स्पाइनी है और सराउंडेड बाय अ येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन किट्स। अभी नीचे लीवर मैकेनिज्म सेल्विया का दिया हुआ है, उसकी मैकेनिज्म देखो। इतना बड़ा इंसेक्ट, जितना बड़ा इंसेक्ट उनको चाहिए उतना ही वो फूल खुला हुआ है। थिंक अबाउट इट, सोचो तो ज़रा, क्या नाम है आपका? You may see bumbly early in the year as they try to find a suitable place to establish a nest and rear a colony. If you find a bee nest, please leave it alone. Their nest lasts only for a reason.
Educate the world about the need to help the bees. हाँ, तो ये आपको खुद से घर से करके लाना है और देखना है. सेकेंड है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. सिट डाउन. अब बर्ड्स की हेल्प से जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोला जाता है? बर्ड्स की जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी. स्टडी में लॉजी लगाया जाता है, ऑर्निथोलॉजी. तो अभी दूसरा हमारा बायोटिक एजेंट क्या है पॉलिनेशन का? और बर्ड्स की मदद से जो पॉलिनेशन होता है वो ऑर्निथोफिली. पढ़ो ऑर्निथोफिली. Only a few type of birds are specialized for pollination. They usually have small size and look beaks, long beaks. Example: sunbird, hummingbird. Some ornithophilous plants are bombyx, callistemon, bottlebrush, butea, etc. अभी सारे बर्ड्स पॉलिनेशन नहीं कर सकते. इतना अभी दिमाग में समझ में आया. उन जो बर्ड्स पॉलिनेशन करते हैं उनका शेप और साइज़ छोटा होता है और उनकी जो चोंच होती है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है. उसमें कौन से बर्ड्स है? उसमें एग्जांपल हमिंग बर्ड और सनबर्ड. और जो फ्लावर ऑर्निथोफिलस है, जो बर्ड्स की हेल्प से उगे हैं फ्लावर, उनकी एग्जांपल क्या है? बॉम्बैक्स एंड कैलिस्टेमन. फटाफट वाचेंगे. वाचेंगे नहीं. I know. Flowers are usually brightly colored and largely showy. Flowers usually bright होते हैं कलर्स में और बड़े होते हैं. हाँ, इस वजह क्यों से- होते हैं? क्योंकि वो इंसेक्ट उन पे बैठ सके और हाँ, बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सके. हम ऑर्निथोफिली पढ़ रहे हैं. ओके. देन सीक्रेट प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर. Pollen grains are sticky and spiny. Flowers are generally without fragrance and as birds have poor sense of smell. अभी बर्ड्स को स्मेल करने का उतना सेंस नहीं है, इंसेक्ट्स में होता है. तो वो फ्लावर भी उसी टाइप का है. उसके अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस होती नहीं क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है. बर्ड सिर्फ कलर देखकर अट्रैक्ट वहाँ पे हो रहा है. और उसके जो पॉलन ग्रेन्स है स्टिकी और स्पाइनी होते हैं, हमने उस पर देखे. उसके बाद वो नेक्टर प्रोड्यूस करते, सीक्रेट करते. इसी वजह से तो बर्ड्स वहाँ पर आ रहे हैं. देन पॉलिनेशन बाय बैट्स. उसको क्या बोला जाता है? चीरोप्टेरिफिली. बैट कैन ट्रांसपोर्ट पॉलन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, समटाइम्स सेवरल किलोमीटर. सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तक, सबसे ज़्यादा दूरी तक जो पॉलिनेशन करता है वो कौन है? बैट्स है. अभी उसमें कौन कौन से एडेप्शन है उसके फ्लावर में? देखो, जिस तरह से पॉलिनेशन हो रहा है उसके फ्लावर भी उसी टाइप के. ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें वो नहीं रखते. उनको जितनी चीज़ की ज़रूरत है अट्रैक्ट करने के लिए उतना ही उनके पास है. एडेप्शन इन चीरोप्टेरिफिलस फ्लावर. फ्लावर्स आर डल कलर्ड विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस. अभी इनकी आंखें नहीं होती है देखने के लिए, ये देखते नहीं है, लेकिन ये स्मेल कर सकते हैं. तो ऐसे फ्लावर में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन कलर जो है कोई खास कलर नहीं होता, डल कलर होता है. दे सीक्रेट अबेंडेंट नेक्टर. फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पॉलन ग्रेन्स. एग्जाम्पल एंथ्रोसिफेलस, कदम ट्री एंड एडेसोनिया यानी बाओबाब ट्री. ये इसकी एग्जाम्पल्स है. चीरोप्टेरस क्या है वो? चीरोप्टेरिफिलस फ्लावर्स की.